हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि पहले वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को सिंपल कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग बताया था कि कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग होता है और कोऑर्डिनेट को क्यों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस लेते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग प्लस माइनस लेते हैं। आज हम बात करते हैं पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका। एक मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए कि ये मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। आपने ये समझ रखा है कि कोई पॉइंट हमने लिया, अगर इसके कोऑर्डिनेट a, b है, ठीक है, तो आपको ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि a, b का मतलब होता है इससे परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर, इससे परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पर। ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ b है और ये लेंथ a है। इतना मैं अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता चुका था। अब आगे क्या है सुनिए। अब आगे ये है कि इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से लिंक कर दिया। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया, तो ये मुझे एक OP मिला ना, OP, ठीक। इस OP की लेंथ को हमने R कहा, इस OP को R कहा, भी OP को R कहा। R यहाँ पर रेडियस वेक्टर है, R क्या है यहाँ पर, रेडियस वेक्टर है, ठीक है। ये R पॉजिटिव भी हो सकता है, R नेगेटिव भी हो सकता है। कि इंपॉर्टेंट बात है इस पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, हालांकि ये डिस्टेंस है इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, R पॉजिटिव और नेगेटिव पोलर कोऑर्डिनेट में दोनों तरह से हो सकता है। अभी आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सब समझा दूंगा क्या मीनिंग होता है। अब मैंने कहा कि इस OP ने एंगल हमारा, अगर हम पढ़ना चाहें, अगर हम इस एंगल को बोलना चाहें तो इस एंगल को बोलेंगे हम XOP एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया हुआ एंगल, इसको हमने थीटा कहा। इसको मैं लिख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। अभी समझा दूंगा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, परेशान ना हो आप लोग। तो ये जो थीटा कहलाता है ये वेक्टोरियल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेक्टोरियल एंगल नाम है। कभी एग्ज़ाम में नाम से क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए। हम किसी भी पॉइंट को उसकी ओरिजिन से जो रेडियस वेक्टर है उसकी लेंथ r और वेक्टोरियल एंगल के टर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें r, थीटा, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। पोलर शब्द में नाम क्लियर है, एंगल इंक्लूड है, तो ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा इस बात के लिए, ठीक है। तो आपके पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आया। तो उससे पहले हम जरा एक समझते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। देखो ये मैं क्लॉक बना रहा हूँ, 2 क्लॉक बना लेता हूँ, ठीक। एक काम करते हैं, इरेज भी कर देते हैं, अच्छी सी क्लॉक बना लेते हैं। ये मैंने 2 क्लॉक बनाई। मैंने कहा साहब ये टाइम ले लो, ये बज गए शाम के 6, 3, 12 o'clock, 9 o'clock। अगर एंगल मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, सिक्स, 3, 12, 9, और एंगल हो सकता है मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। आपको नाम से क्लियर है कि ये देख रहे हैं आप, ये एंटी चल रहे हैं हम लोग, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये हम क्लॉक चल रहे हैं तो इसे कहेंगे हम क्लॉकवाइज एंगल। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑलवेज पॉजिटिव।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। लेट सपोज ये कोई एंगल मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा π/6 है, तो ये प्लस का π/6 है। ये कोई लाइन है, इसका एंगल मैंने कहा π/3 है, प्लस का है। ये कोई लाइन है, इसका एंगल मैंने कहा 2π/3 है, प्लस का है। ये कोई लाइन है, मैंने कहा इसका एंगल 4π/3 है, प्लस का है। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल पढ़े जाते हैं प्लस के पढ़े जाते हैं। अब इसी से समझते हैं क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ। देखो क्लॉकवाइज जो भी एंगल पढ़े जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक, समझाता हूँ कैसे। एक फिगर बना लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैंने अगर कोई एंगल ऐसे पढ़ा, ऐसे मैंने एंगल पढ़ा, मैंने कहा ये एंगल π/6 है, तो ये π/6 नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा माइनस का π/6। मैं मार्कर से रेड कलर से नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, माइनस का π/6। जो भी एंगल क्लॉकवाइज पढ़े जाते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। जैसे ये, इसको बोलेंगे माइनस का π/3। लेट्स सपोज ये हम ऐसे बोलेंगे माइनस का 2π/3, इसको बोलेंगे हम माइनस का 4π/3। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो जो एंगल क्लॉकवाइज पढ़े जाते हैं वो नेगेटिव पढ़े जाते हैं, जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज पढ़े जाते हैं पॉजिटिव। इसलिए इसके अंदर जो हमने एंगल की बात करी है वो एंटी क्लॉकवाइज बात की है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज बात की है तो क्लॉकवाइज भी बात कर सकते हैं, परेशान मत होना। ठीक, वो वेक्टोरियल एंगल है, बस एंटी क्लॉकवाइज जब लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा पोलर कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है डिटेल में। देखो, मैंने पहले एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा साहब ये एक पॉइंट है 1,1। ठीक है, हमसे कहा गया इस 1,1 को आप कन्वर्ट करिए पोलर फॉर्म में। अभी ये कार्टेशियन फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, करते हैं। अभी देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये पॉइंट हो गया 1,1, ये अप्रॉक्स 1,1। ठीक है, ये डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, कोई बात नहीं। ये OAP, अगर मैं OP की लेंथ निकालूंगा तो अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर √2 आ गई, यही R हो गया। अब मैंने कुछ देर के लिए ये एंगल माना अल्फ़ा, समझना भी, अल्फ़ा माना है, थीटा नहीं माना। तो tan α इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लिखेंगे रेडियन में हमेशा, π/4। ठीक, तो ये हो गया π/4। ठीक, किसी को भी रेडियन में बदलने का तरीका ये होता है कि आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। और उल्टा करना हो, π/4 को कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रेडियन इज़ अ यूनिट, रेडियन एक सेकेंडरी यूनिट होती है एंगल को मेज़र करने की। तो परेशान मत होना कि रेडियन क्या हुआ, रेडियन इज़ अ सेकेंडरी यूनिट टू मेज़र द एंगल। ओके, सो अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मैं इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज पढ़ूँ ऐसे, तो मैंने देखा कि थीटा और अल्फ़ा बिल्कुल बराबर है, एक ही बात है, एंगल है, ये है π/4 प्लस के। ठीक, तो मैं बोलूँगा P के पोलर कोऑर्डिनेट आ गए √2, π/4। ठीक, अच्छा, ये कभी भी इक्वल नहीं है 1,1 के, ये एक अलग दुनिया है, ये कार्टेशियन की दुनिया है, ये पोलर की दुनिया है। इनमें आपस में रिलेशन ज़रूर है, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये
मैं फिर नीचे समझा रहा हूँ कि ये √2 π/4 ये कोई एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एक्स कोऑर्डिनेट है। नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, ना ही ये वाई कोऑर्डिनेट है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। ठीक, जैसे 1,1 है, यहाँ पर ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। ऊपर लेकिन वाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि ये कार्टेशियन सिस्टम है और ये पोलर सिस्टम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, कुछ रिमार्क बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। रिमार्क अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, एग्जांपल देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पहला रिमार्क ये है कि जो थीटा होता है, जो एंगल है थीटा, वो हमेशा -π से लेके पाई के बीच में लाई करना चाहिए। -π से लेके पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे कि थीटा शुड बी लाई बिटवीन -π से लेके पाई। ठीक, नहीं होगा उसके लिए मैं केस बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, नाउ रिमार्क ओवर हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ केसेस। देखो, केस फर्स्ट। ठीक, जो पॉइंट है लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। समझाता हूँ उसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैंने कहा √3,1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसके एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का है, दिख रहा है आपको। मुझसे कहा गया इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पॉइंट है, ये लेट सपोज करो यहाँ आया, √3,1 ये पॉइंट आ गया, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ 1 है और ये √3 है। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो अल्फ़ा है वही थीटा के इक्वल है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ओपी की लेंथ अगर हम निकालेंगे तो ओपी की लेंथ निकल के आई इसके अंदर √ के अंदर 3 + 1 2, और अल्फ़ा निकल के आया 10 × 1/√3। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम π/6। तो P के पोलर कोऑर्डिनेट कितने हुए? इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, ध्यान देंगे कितना, 2, π/6। ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, पोलर कोऑर्डिनेट। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, अब हम रिमार्क नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस चल रहे हैं हम लोग, केस चला रहे हैं। देखो, केस सेकेंड, केस क्या है? अब मैंने कहा ऐसा है भैया कि जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, देखें, पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बना लेते हैं फिगर। देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हो गया। अब अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट, देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आपको समझना इसमें ये है कि ये एंगल तो अल्फ़ा है, लेकिन हमें जो थीटा चाहिए वो थीटा ऐसे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये है पोलर एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पे अगर हम पोलर एंगल की डेफिनेशन लिखे हैं, पोलर एंगल
measure by radius vector in anti-clockwise direction from पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आपको ये भी समझना है कि ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और क्या हम इसको क्लॉकवाइज नहीं ले सकते? ले सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि साहब मुझे पोलर एंगल ये नहीं चाहिए, मुझे तो पोलर एंगल ये चाहिए साहब, मैंने तो पॉजिटिव एक्सिस से क्लॉकवाइज घुमाया, कोई बात। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल measure by radius vector in clockwise direction from positive x axis। बस फ़र्क क्या होगा? फ़र्क होगा कि जब एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब हम क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैं अभी दोनों में एग्जांपल आपको सेट करके बता दूंगा अभी, डोंट वरी। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हमने ये लिया, तो हमने देखा कि इस ओपी की लेंथ को तो आपने आर का, आर आ गया, लेकिन जो थीटा आया, तो ध्यान से देखो पूरा एंगल पाई होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल कितना होता है? अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एंगल कितना होता है पूरा? पाई। उसमें से अल्फ़ा माइनस कर दो तो इधर थीटा आया, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा ही तो होगा भाई। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो 10th में पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक। तो ये हो गया पोलर एंगल। तो पी के पोलर कोऑर्डिनेट क्या हुए? आर कॉमा पाई माइनस अल्फा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। इसको चाप बॉक्स में बंद कर लें आप, ठीक है, ये हो गया बॉक्स में बंद। देखिए अब हम एक एग्जांपल समझते हैं इसका कि पूरी स्टोरी क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम सेम कोऑर्डिनेट को लेते हैं जो हमने पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, वो हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, -√3,1। अब -√3,1 को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको ड्रॉ किया, अप्रॉक्स अंदाज से ड्रॉ करा, ये -√3,1 ड्रॉ हो गया। इसको ओरिजिन से लिंक कर दूँ, ठीक। ये परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल अल्फ़ा माना। हमें मालूम है कि ये लेंथ 1 होती है और ये लेंथ √3 होती है लेंथ। तो अगर हम OP की बात करें, OP, तो OP तो निकल के आएगा 2, और अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो tan अल्फ़ा की वैल्यू तो निकल के आएगी 1/√3, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया π/6। लेकिन अगर हम थीटा की बात करें, ये हो गया थीटा, थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि पाई माइनस π/6, यानी कि कितना हुआ? ठीक, 5 π/6, 5। दोबारा लिख देते हैं, 5 π/6। इट मीन्स पी के जो पोलर कोऑर्डिनेट हुए वो 2,5 π/6 हुए। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ कि मैंने अभी एंगल मेज़र किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एंगल मेज़र करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो ये घुमा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल, ये तो हुआ क्लॉकवाइज। अच्छा ध्यान से देखो, इसे 5 माना हमने, अब इसके आगे लगा देना माइनस साइन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो भी एंगल क्लॉकवाइज मेज़र किया जाता है वो एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। माइनस लगा दिया, पाई पूरा एंगल था, अल्फ़ा और जोड़ दिया, तो ये हो गया -π∝। तो क्या ये फाई इसका एंगल होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो अगर मैं पी के पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो मैं पी के पोलर कोऑर्डिनेट ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 2, माइनस का पाई प्लस π/6। इट मीन्स 2, माइनस का 7 π/6। ये और ये
दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। फ़र्क ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, और ये कैसा है बच्चों, ये हमारे पास क्लॉकवाइज। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल करते हैं केस। अभी जैसे जैसे हम पूरे पूरे केस आगे बढ़ाएंगे ना, आपको और समझ में आता जाएगा। ये हो गया हमारे पास केस सेकेंड। अब हम बात करते हैं केस थर्ड। अब हम बात कर रहे हैं केस थर्ड में कि पॉइंट लाई कर रहा है, अगर लेट सपोज करो कि पॉइंट लाई कर रहा है केस थर्ड, पॉइंट है P, बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात अगर हम करते हैं तो सुनेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या हुआ हमारे पास, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर है कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ये हमने देखा एक्स भी नेगेटिव, वाई भी कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा। तो ध्यान से देखेंगे कि ओपी तो आर ही है, ओपी को तो हम निकालेंगे वो आर ही आएगा, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है आपको एंगल समझना। आपने ये एंगल ऐसे मेज़र किया, इसको नाम दिया थीटा, और इसी एंगल को मेज़र किया क्लॉकवाइज, इसको नाम दिया आपने फाई। ये थीटा और ये कितना है, फाई। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, पी के, समझना ज़रूरी है आपके लिए। पी के पोलर कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे भैया आर कॉमा थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, निकल के बताओ। थीटा क्या आ रहा है, पाई प्लस अल्फा। सोच के देखो, पाई ये एंगल था, अल्फा और जोड़ दिया तो पाई प्लस अल्फा ही तो हो गया। फाई क्या निकल के आ रहा है, माइनस साइन तो लगा ही लो। माइनस क्यों लगाया, माइनस से लगाया क्योंकि इस एंगल को हमने क्लॉकवाइज मेजर किया। पाई ये एंगल था पूरा, उसमें से अल्फा माइनस कर दिया, भाई पाई माइनस अल्फा हो गया। तो आर के कोऑर्डिनेट आर पाई प्लस अल्फा हो गए। ये भी एक मिनट दोबारा बना लेते हैं, पाई प्लस अल्फा, ये भी इसे कोऑर्डिनेट है। और पी के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं आर कॉमा माइनस का पाई माइनस अल्फा, ये भी इसके कोऑर्डिनेट है। क्यों, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो इस बात पे एग्जाम्पल करने के लिए हमने कोई भी ले लिया, सेम एग्जाम्पल को हम कैरी कर रहे हैं। इसको -3, -1 ले लेते हैं। -3, -1 हमने लिया, ठीक है। सब ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करा हमने। सो ध्यान दें, जैसे हमने ड्रॉ किया तो ये हमारे पास आ गया -√3 -1, और इसको हमने ऐड लिंक कर दिया, ठीक है। ये हो गया ओ पी। अब हमारा टारगेट है किसको निकालना, अल्फ़ा को निकालना। अल्फ़ा चांस की बात है हर बार सेम आना है, क्योंकि अल्फ़ा तो लेंथ से आता है निकल के। अल्फ़ा आएगा √3 और 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हर बार π/6 आई है। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2, ठीक है। तो पी के पोलर कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए, 2, पाई प्लस π/6, यानी कि 2, 7 π/6, ये हो गए पी के पोलर कोऑर्डिनेट। अब मैं इसको अगर ऐसे मेज़र ना करके अगर मैं ऐसे मेज़र करूं, ठीक, तो पी के पोलर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 2, माइनस का पाई प्लस π/6, ब्रैकेट खोलोगे तो -पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो p इक्वल टू कितना हो गया, 2, माइनस का π/6। याद रखेंगे कि अगर एंगल की वैल्यू आपको नेगेटिव दिखी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट मेज़र किए गए हैं वो क्लॉकवाइज है। और एंगल की वैल्यू अगर आपको कैसी दिखी, पॉजिटिव दिखी तो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव दिखी तो क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट क्लियर। सो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं केस नंबर, एक मिनट पेज ऐड कर लें ज़रा।
तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 पोलर कोऑर्डिनेट को समझने के लिए और डिटेल में। देखो समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, और बार बार इसको रिवाइंड कर करके देखते रहें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों कि अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और रिपीट कर करके बार बार देखेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नीचे यूट्यूब के मेरे चैनल पे इस वीडियो के साथ इसके जो मैंने नोट्स लिख रहा हूँ, इसके पीडीएफ्स वीडियो में लिंक के साथ सेव है, आप उसे वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग वहाँ से मेरे नोट्स को भी पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर कोई नोट्स नहीं बना पा रहा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। लेकिन मेरा सजेशन शुरू से ये रहेगा कि आप वीडियो देखते देखते रफ कॉपी के अंदर ज़रूर नोट्स बनाएं, क्योंकि लिखने से आपको याद रहता है। अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो आपको याद नहीं रहेगा। और नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में जो मैं यूट्यूब में अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मैं दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, तो आपके पास एक कलेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, प्रिंट आउट फॉर्म में। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स प्लस आप जो भी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि हर 100% मैं नहीं पढ़ा सकता, नहीं कवर कर सकता। हर बुक में, हर टीचर में, हर कोचिंग का अपना एक स्टाइल होता है, अपनी बात बताने का तरीका होता है, अपनी कोई शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। काफ़ी हद तक मैं कवर कर लूँगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाएंगी तो आप उन टीचर्स की शॉर्टकट ट्रिक्स को, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड करना मत भूलना। ये जीवन भर करना है। जब तक आप पढ़ाई करोगे तो आप अपने मेन टीचर के नोट्स में हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स के जो भी पॉइंट्स मिले वो नोट करते चलो। यही पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक। क्योंकि कोई भी टीचर 100% डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं 100% डिलीवर करने बैठ गया तो यही एक आर्टिकल मैं लगभग करीब 3 घंटे में ख़त्म कर पाऊंगा, जबकि आपके पास समय केवल 30 से 40 मिनट का है इसको समझने का। सो अच्छे नोट्स बनाएं और नोट्स बना के नोट्स बनाते रहें, और जो भी कुछ अच्छा मिले वो कॉपी करते रहें, ठीक है। चलिए अब हम केस नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है बच्चों 4th क्वाड्रेंट को, ठीक है। अब पॉइंट अगर 4th क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है तो हमें बिल्कुल क्लियर है 4th क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। नाम से ही क्लियर है 4th क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि पॉइंट ये हमारा 4th क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब कोई पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल तो अल्फा हो गया, ओपी की लेंथ आर हो गई। एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये एंगल हो गया, और अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये वाला एंगल हो गया, फाई और थीटा। ध्यान से देखिए तो थीटा क्या दिख रहा है आपको, थीटा क्या दिख रहा है, पूरा एंगल होता है 2 पाई, क्वाड्रेंट का पूरा चक्कर कितना होता है 2 पाई, उसमें से कितना कम हुआ अल्फा, तो ये तो आ गया थीटा। फाई निकालेंगे तो माइनस का अल्फा, तो कुछ कम ही नहीं करना, बस जो अल्फा आ रहा है उसको नेगेटिव में मेजर कर लो, ये हमारा फाई आ गया। तो थीटा आया 2 पाई माइनस अल्फा और फाई आया माइनस का अल्फा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया थीटा और फाई क्या होते हैं। अब अगर हम पी के पोलर कोऑर्डिनेट देखें बच्चों, तो पी के पोलर कोऑर्डिनेट आएंगे आर कॉमा 2 पाई माइनस अल्फा और आर कॉमा माइनस अल्फा, दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक। सो एग्जाम्पल कर लो, देखो बढ़िया से एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेम कोऑर्डिनेट लेते हैं और इसको हम 4th क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देते हैं, √3 कॉमा -1। देखिए ये हो गया √3 कॉमा -1, ये हमने पॉइंट बना लिया। तो √3 कॉमा -1 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल अल्फ़ा हो गया, मुझे लेंथ पता है कि ये 1 होगी और ये √3 होगी, और अल्फ़ा की वैल्यू हम बहुत बार से निकाल रहे हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है π/6 आनी है, ठीक है, क्लियर है। और OP की लेंथ निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। तो P की कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे
तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 11 पाई अपॉन 6, ओके। और पी के पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम क्लॉकवाइज से निकालेंगे तो 2 माइनस का पाई बाई 6। तो हमने देखा कि किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट भी दो आते हैं, प्लस में और एक माइनस में। क्लियर है इतनी बात? क्यों निकल के आते हैं, क्लियर है ना? ठीक, दोबारा बना लेते हैं ज़रा, कट गया ये। आई होप चारों केस आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब आपको ये तो मैंने 4 केस बता दिए। कुछ हम रिमार्क की बात करते हैं कि आर नेगेटिव हो तो क्या मतलब होता है, आर पॉजिटिव हो तो क्या मतलब होता है। तो ये चारों केस आप एक बार रिवाइज कर लेना। मैं इसके आगे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब एक क्लास वर्क टाइप समझ लीजिए आप, कि आप निकालने के बाद एक प्रैक्टिस करके देख लेना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास वर्क का एक क्वेश्चन दे देते हैं, एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए, चेंज पॉइंट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में बदलिए। फॉर एग्जांपल, और फिर एग्जांपल चालू हो गया, वेट, हाँ क्वेश्चन है, ठीक। अब हम चेंज करते हैं 1,√3 -1,√3 -1 -√3 और 1 -√3। इसे चेंज करेगा, ये इसके अपोजिट है, बस फ़र्क ये है कि इसमें एंगल π/3 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। सो अब हम कुछ रिमार्क की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रिमार्क। देखिए, मेरे नोट्स में रिमार्क बहुत मिलेंगे। रिमार्क वो पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से नोट्स कह लो, रिमार्क कह लो, जैसे भी आपको समझ में आए। तो रिमार्क को ज़रा एक्स्ट्रा फोकस करिएगा। जैसे अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, रिमार्क पहला कि -r, से क्या मतलब है, व्हाट यू मीन बाय -r, ठीक है। -r, का क्या मतलब है, ठीक। फिर -r का क्या मतलब है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। r नेगेटिव है तो क्या मीनिंग होता है इसका, ठीक है। सो आपको ये बात समझनी है कि -r, क्या हुआ, ठीक है। अब कुछ चीज़ जो कि छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, एनीवे दोबारा पढ़ लेते हैं, पढ़ के आए हुए नहीं आए हुए, आई डोंट नो। देखो ध्यान से, मैं r, थीटा के को पहले प्लॉट किया मैंने r, थीटा। मैंने कहा साहब ये r, थीटा है, ठीक है। अब ज़रा कुछ पहले इसको समझने से पहले समझना है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये r है और ये एंगल अल्फ़ा है, लेकिन इसको हम थीटा बोलेंगे। अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा या थीटा, या एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर लो, अल्फ़ा हटा दो, एंटी क्लॉकवाइज लिख के डायरेक्ट थीटा लिख देते, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कोई सी भी कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये r, थीटा इसके पोलर है। क्या है, पोलर। मैंने कहा है a, b इसके कार्टेशियन है, तो ये लंबाई b होगी, ये लेंथ a होगी। एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं, cos थीटा = होगा a/r, साइन थीटा = होगा b/r। तो यहाँ से a = क्या आ गया, r cos थीटा, और b = कितना आ गया, r sin थीटा। यानी कि एक रिलेशन आ गया कि पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलने का। इट्स अ रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन काम चला लेना, ठीक। लेकिन आप लोग राइटिंग में प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि एक टाइम के बाद राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो राइटिंग में अभी शुरू से स्टार्ट करो अपनी राइटिंग अच्छी बनाना। अब मैं चाहूँ राइटिंग अच्छी करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है मेरे लिए।
सो प्लीज़ इसलिए अपनी राइटिंग को जरा नोट्स बनाते वक्त राइटिंग अच्छी लिखिएगा। ये रिलेशन है, एग्जांपल दे देते हैं। मुझसे कहा गया 2 π/2, इसको कन्वर्ट करो। आर की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू π/2 है, तो पॉइंट क्या निकल के आएंगे 2 cos π/2 और 2 sin π/2, यही तो निकल के आया r cos थीटा r sin थीटा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया। तो 2 cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 और sin π/2 की 1, यानी कि कोऑर्डिनेट आ गया 0, 2। ठीक, और कन्वर्ट करते हैं। चलो, मुझसे कहा गया कि √2, π/4 किसी का पोलर कोऑर्डिनेट है, तो r की वैल्यू √2, थीटा की वैल्यू π/4। ठीक, तो पॉइंट कितने निकल के आए 2 √2 cos π/4, √2 sin π/4, √2 इंटू 1/√2, √2 इंटू 1/√2। इट मीन्स कितने आ गए 1,1 आ गया। ठीक, समझ में आया नहीं आया? तो आपने क्या करा, पोलर कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लिया, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर आप कोई नेगेटिव का एग्जांपल ले लो कि सर कोई नेगेटिव का एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है साहब, लिख लो √2 माइनस का 2 π/3। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे √2 cos माइनस का 2 π/3, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक, कॉमा √2 साइन माइनस का 2 π/3। ठीक है, तो √2 cos 2 π/3 की वैल्यू कितनी होती है cos 120। cos 120 कितना होता है हमारे पास, cos 120 हमारे पास हो गया माइनस का 1/2, 190 + 30 यानी माइनस का 1/2, √2 माइनस ऑलरेडी आ गया इसका। ठीक है, और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है 90 + 30 √3/2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1/√2 और नहीं सॉरी, कॉस में तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी क्योंकि कॉस नेगेटिव तो प्लस का होता है ना, कॉस नेगेटिव, एक मिनट कहीं गलती हो गई छोटी सी, एक मिनट इरेज करते हैं ये वाली वैल्यू को। ठीक है, ये हमारे पास माइनस का 2 π/3 माइनस का 2, हाँ ठीक है, सही है, सही किया था एकदम। ठीक है, माइनस का 1/√2 और ये कितना आ गया हमारे पास निकल के, ये आ गया माइनस का √3/√2। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम कैसे पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करते हैं सिंपल कोऑर्डिनेट में, ये मैंने आपको बताया। अब मुझे ये समझाना है -r, थीटा और -r - थीटा का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको समझेंगे हम। ठीक, -r, थीटा का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, जब r, थीटा था तो कोऑर्डिनेट निकल के आए थे r cos थीटा और r sin थीटा, और जब -r, थीटा है तो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे माइनस का r cos थीटा माइनस का r sin थीटा। अच्छा, इस a और b में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, तो a, ध्यान से देखें, एक सेकंड दोबारा लिखता हूँ, ध्यान से देखें, तो b पॉइंट, b इज मिरर इमेज ऑफ a इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक, मतलब यही तो हुआ इसका मतलब कि अगर कोई पॉइंट 2,3 है तो मैं आप कह रहा हूँ -2 -3। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, -2 -3 आएंगे कैसे, ये आपको समझाता हूँ कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा है और ये माइनस के हो जाए, तो ये माइनस के तभी हो सकते हैं जब आपने इसको मिरर इमेज देख ली या 180 डिग्री घुमा दिया, या आपने इसको 180 डिग्री पाई एंगल घुमा दिया, तो ये माइनस का r, थीटा हो जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं -r, थीटा भी कह सकते हैं, और इसको हम r थीटा प्लस पाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो इसके r को r रखा, पॉइंट चेंज हो गया, r थीटा प्लस पाई हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो r थीटा प्लस पाई को भी अगर आप खोलेंगे तो ऐसे ही तो खोलोगे, r cos थीटा प्लस पाई और r sin
थीटा प्लस पाई, तो क्या लिखोगे खोलने के बाद? माइनस का आर कॉस थीटा और माइनस का आर साइन थीटा। आपको ये बात समझ में आई? फिर समझाता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न मत लो। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझसे कहा गया कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,π/3 है, ठीक है, तो -2,π/3 का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको 180 डिग्री क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। 180 डिग्री रोटेट करने पे मिल गया। अब इसको आप 180 डिग्री रोटेट करने पे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के फॉर्म में, और ऐसे भी लिख सकते हो 2 + π/3। दोनों को जब सॉल्व करोगे ना, दोनों की वैल्यू एक ही निकल के आएगी, 2,4π/3। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखो समझो, हमने क्या करा कि मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ से आते हैं शुरू से, ये देखो यहाँ से आओ, -r, मुझे लिखना था तो मैं यहीं पे फिर करेक्शन करता हूँ कि -r, इक्वल होता है r, थीटा प्लस पाई के। अब आपको समझ में आएगा। इसको भी लिखने का तरीका चेंज हो गया, यानी कि एक बात को कहने का दो तरीके हो गए। एंगल में हमने क्या पढ़ा? क्लॉक और एंटी। एक ही पॉइंट को कहने के दो तरीके हुए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू सेम निकल के आएगी। इसी तरह इन पॉइंट्स -r, थीटा और r, थीटा प्लस पाई की वैल्यू सेम आएगी। लिखने के तरीके हैं, मतलब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि -3, π/6 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा? मैं झट से बोलूँगा, -3, π/6 इज इक्विवेलेंट टू 3, π + π/6, यानी कि 3, 7 π/6 के ये इक्विवेलेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपसे कोई कहे कि 7 π/6 की वैल्यू और -3, 7 π/6 एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट, क्योंकि सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट चेंज किया है, तरीका बदला है कहने का। आपको पोलर कोऑर्डिनेट में ये बात समझ में आई होगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया जो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम ज़रा इसको बस चैप्टर को समराइज़ कर रहे हैं। एक लास्ट हमारे पास पॉइंट ये वाला और रहा कि -r थीटा का मतलब क्या हुआ। ध्यान से समझेंगे, -r थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, देखो -r थीटा, बहुत ध्यान से समझना ज़रा, आपको समझ में आएगा सब। देखिए कॉन्सेप्ट यही आईआईटी के कोर कॉन्सेप्ट हैं। आईआईटी में पोलर कोऑर्डिनेट थोड़ी आता है, पोलर कोऑर्डिनेट की एप्लीकेशंस आती हैं। ये हुआ r, थीटा, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं इसका एंगल को थीटा ऐसे ना घुमा के, थीटा अगर मैं ऐसे घुमाऊँ, क्लॉकवाइज घुमाऊँ, तो ये माइनस का कहलाएगा। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? r, थीटा। सोच के देखो समझ में आया नहीं आया? बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है और बड़ी प्यारी सी बात है कि हमने r, थीटा को, जो कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज हमने पढ़ा था, अब हमने उसको क्लॉकवाइज पढ़ा तो एंगल नेगेटिव हो गया, सीखा। अब इसका r नेगेटिव करना है। r नेगेटिव करने में बताया था कि किसी भी पॉइंट को उठाओ, 180 डिग्री घुमा दो, इसे 180 डिग्री घुमाओ। अगर आप इस पॉइंट को 180 डिग्री घुमाओगे, 1 पाई एंगल घुमाओगे, तो ये क्या बन गया? वैसे तो ये इसको लिख सकते हैं -r, थीटा, और क्या लिख सकते हैं? सोच के देखो, -r और क्या करा हमने? -थीटा प्लस पाई, -थीटा प्लस पाई, पाई घुमा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो सुनो फिर समझो। ये था r, थीटा, थीटा यहाँ प्लस का था, थीटा यहाँ पे कैसा था? थीटा प्लस का था। अब मैंने इस एंगल को मेज़र किया बच्चों क्लॉकवाइज। कैसे मेज़र किया? क्लॉकवाइज। तो थीटा यहाँ कैसा हो गया? नेगेटिव, माइनस साइन लग गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी एंगल को अगर क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। ओके, यानी कि इसकी ये पोजीशन हो गई, थीटा नेगेटिव हो गया।
अब लेकिन आर को नेगेटिव करना है। आर को नेगेटिव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको 180 डिग्री घुमा दो। घूम गया, 180 डिग्री रोटेट कर गए। 180 डिग्री जैसे ही रोटेट करा तो ये इस पोजीशन पे आ गया। ठीक, अच्छा इसको भी लिखने के तरीके कि आप माइनस करके भी दिखा दो या माइनस थीटा प्लस पाई कर दो। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा, ये कितना एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर मुझसे कोई कहे कि साहब 2, को कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करना है -2, -π/3 में। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सुनना तो मुझे पता है कैसे करेंगे। फिर एक एग्जांपल दिखा देते हैं। देखो मेरे साथ अपने मन में रिपीट करते जाएंगे कि देखिए 2, π/3 ये पॉइंट हो गया 2, π/3। आपने एंगल को घुमाया, नेगेटिव किया, तो ये कितना हो गया, ये था π/3 ऐसे। आपने एंगल को घुमाया, हो गया -π/3 ऐसे, तो ये हो गया 2, -π/3 हो गया। एनी डाउट? अब मैंने क्या कहा आपसे कि आप इसे कितना घुमा दो, आप इसको 180 डिग्री घुमा दो। कितना घुमाओ, 180 डिग्री घुमाओ। ये लो साहब 180 डिग्री घूम गया, यानी पाई घूम गया। अगर पाई घूम गया तो आर नेगेटिव लिख सकते हैं, -2, -π/3 भी लिख सकते हैं, और हम -2, -π/2 तो ख़त्म हो गया। एक मिनट, ये जरा यहाँ पे करेक्शन करेंगे कि अगर हमने एंगल घुमा दिया, इधर भी ध्यान देंगे, हम आर को नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर एक ही चीज़ करेंगे, या तो आर में बदलाव करो या एंगल में बदलाव करो। मैंने आर को यहाँ प्लस का किया और यहाँ पे थीटा माइनस पाई किया। सेम यहाँ पर मैंने आर को प्लस का किया और ये हो गया माइनस का π/3 प्लस पाई, यानी कि 2 -π/3 इज इक्वलेंट टू 2, माइनस का प्लस का 2π/3। ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विवेलेंट है। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे पोलर कोऑर्डिनेट के, कि पोलर कोऑर्डिनेट को मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट का एक 15 मिनट्स का एक लेसन वीडियो बनाएंगे हम, जिसके अंदर पोलर कोऑर्डिनेट के थोड़े से एग्जांपल्स और कुछ और कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियो बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। आज हम इस टॉपिक को यहाँ एंड करेंगे। कल हम इसके अंदर पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट का पार्ट नंबर 3। थैंक यू बच्चों। ठीक, सेफ रहिए, घर पे सिक्योर रहिए और खूब पढ़िए मन लगा के। ठीक, ये लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम के अंदर घर पे रह के ही पढ़ना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है और बैड अपॉर्चुनिटी भी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि कहीं आपको जाना नहीं है, पूरे दिन घर पे बैठ के पढ़ना है।